को पढ़ाने की कोशिश। चैप्टर 5 पे आ जाए, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, पेज 72। हमने ये पढ़ा था कि अगर आपकी कोई प्लेस ऑफ मैनेजमेंट है, ब्रांच है, ऑफिस है पाकिस्तान में, फैक्ट्री है नॉन रेजिडेंट की, वर्कशॉप है नॉन रेजिडेंट की, या कोई ऐसी जगह है जहाँ से ऑर्डर शॉर्डर लिए जाते हैं, परमानेंट सेल्स एग्जीबिशन है, तो ये सारी चीज़ें जो है विल बी कंसिडर्ड एज अ पीई। ये समझा जाएगा कि आपकी पाकिस्तान में पीई है, यानी आप पाकिस्तान में पक्के एस्टेब्लिश हो गए हैं। और इसके अलावा कोई माइन वगैरह है आपकी पाकिस्तान में, कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कोई वर्चुअल प्लेस है बिजनेस की, यानी आप इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट है, तो भी समझा जाएगा कि आप पाकिस्तान में पक्के एस्टेब्लिश हो गए हैं। ये क्यों नहीं चल रहा भाई? अच्छा, अब जी अगली चीज आप लोगों ने बड़े गौर से समझनी है। एक साहब हैं, समील्ला से पूछो, पर रोप टाइप केबल है, जैसे मोबाइल गाड़ी में से ले आओ जो लगी हुई है। एक साहब हैं पाकिस्तान में के, मिसाल के तौर पे एक डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं बाहर के मुल्क में, और पाकिस्तान में शेख रशीद साहब हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने शेख रशीद को अपना एजेंट बनाया है और एजेंट बनाकर कारोबार करने को कहा है। अब क्या इस सूरत में डोनाल्ड ट्रंप समझा जाएगा कि पाकिस्तान में पक्के एस्टेब्लिश हो गए हैं या नहीं, यानी उनको परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? तो डोनाल्ड साहब, भाई बातें बड़ी गौर से सुनिए, डोनाल्ड साहब ने, ये क्या कर रहे हैं भाई, मोबाइल यूज कर रहे हैं, डोनाल्ड साहब ने शेख रशीद साहब को पाकिस्तान में एजेंट बनाया है कि मैंगो खरीद के बेचो, ऑरेंजेस खरीद के बेचो पाकिस्तान में जगह जगह से। तो डोनाल्ड साहब ने शेख रशीद साहब को ये एक्टिविटी दी है। अ पर्सन एक्टिंग इन पाकिस्तान, अ पर्सन एक्टिंग इन पाकिस्तान, ये कौन है? शेख रशीद। इसका नाम हमने क्या रखा है ब्रैकेट में? द एजेंट। अ पर्सन एक्टिंग इन पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। पर्सन से यहां मुराद कौन है? डोनाल्ड। बिल्कुल समझ नहीं आएगा घर जाके अगर साथ साथ लिखेंगे नहीं। आज शेख रशीद इन पाकिस्तान, एक ऐसा शेख रशीद जो पाकिस्तान में है, और ये कौन है? एजेंट है। बड़ी ब्रैकेट वाला नहीं पढ़ना अभी, एजेंट है ऑन बिहाफ ऑफ डोनाल्ड। डोनाल्ड के बिहाफ पे यहां एजेंट बना हुआ है, तो समझा जाएगा कि डोनाल्ड पाकिस्तान में पक्का एस्टेब्लिश हो गया। इफ द एजेंट, अब एजेंट का काम क्या है? इफ द एजेंट एक्सरसाइज एन अथॉरिटी, इसके पास एक पावर है, टू कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन। ये अदर पर्सन के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स करता है। ये वाले सेल परचेज दोनों के हो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। कल हमने लाइजन ऑफिस का पढ़ा था, ये सेल के कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, परचेज के कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इधर तो हमने अपना एजेंट रख लिया इसको। अच्छा, उधर ही दे दें। ही एक्सरसाइजेज एन अथॉरिटी, एजेंट क्या कर रहा है बोले? अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा है। टू कंक्लूड, तो फिर कंक्लूड क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ डोनाल्ड, डोनाल्ड के बिहाफ। इसके बाद और एजेंट को आपने इतना पावरफुल कर दिया है कि बोले एजेंट प्लेज द प्रिंसिपल रोल। ये तो नहीं लिखा हो सकता कि प्रिंसिपल प्लेज द प्रिंसिपल रोल, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है। एजेंट को आपने इतना पावरफुल कर दिया है कि भाई ये हाइब्रिड में सेकंड रो में बॉयज में क्या कर रहे हैं ये भाई? अच्छा ठीक है, अब अटेंटिव हो गए। या आपने ये प्रोविजन नहीं समझेंगे तो नहीं समझ आनी,
इसलिए उसने नहीं समझाई थी कि जाते जाते फ्रेश क्लास में ही समझानी थी। अगर आपने एजेंट को इस काबिल कर दिया है कि ही प्लेज द प्रिंसिपल रोल, क्या वो बिल्कुल किसकी तरह प्ले कर रहा है? प्रिंसिपल की तरह। एंड कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है विदाउट मटीरियल मॉडिफिकेशन बाय डोनाल्ड। यानी पहले बात समझे, यानी डोनाल्ड ने उसको इस हद तक पावर दे दी है कि वो प्रिंसिपल की तरह, प्रिंसिपल बनते हुए कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस भी तय कर रहा है और बंदों से डील्स कर रहा है, उनके टर्म्स भी निगोशिएट कर रहा है। और जब डोनाल्ड के पास से डेटा जाता है तो डोनाल्ड उस डेटे में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता, कोई बड़ी मॉडिफिकेशन नहीं करता। हाँ, हल्की फुल्की डोनाल्ड ने करानी हो करा देता है। उसने उसको इस काबिल कर दिया, यानी आपने किसी बंदे को एजेंट रखा तो आपने उसको इस काबिल कर दिया कि भाई सेल प्राइस भी तू सेट कर ली। हाँ, ये इतना बड़ी आप मुझे जो है वो अथॉरिटी दे रही हैं, जबरदस्त है यार। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके लिए शर्त है कि डोनाल्ड उसको ये इजाजत दे कि तुम जो मर्जी कॉन्ट्रैक्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई विल नॉट मेक एनी मॉडिफिकेशन, मैं इनको मॉडिफाई फिर नहीं करूंगा। यानी इस काबिल मैं तुम्हें कर रहा हूं कि मैं बाद में तुम्हारे काम में गलतियां नहीं निकालूंगा। आई रिपीट, एजेंट प्लेज द प्रिंसिपल रोल। उसे किस हद तक आपने पावर दे दी है? क्या वो प्रिंसिपल बन गया? एंड कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट खुद करने लग गया है। एंड कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ से कौन मुराद है इधर? शेख रशीद। और खुद कॉन्ट्रैक्ट करने की ताकत में आ गया है। आगे बताएं, विदाउट मटेरियल चेंजेस बाय डोनाल्ड को मटेरियल चेंजेस करने का पावर नहीं रही। यानी डोनाल्ड ने खुद उसको इतना ताकतवर कर दिया है कि अब वो अपने पांव पे खुद खड़ा होकर कॉन्ट्रैक्ट करने लग गया। जाहिर बात है, डोनाल्ड ने जब एतमाद किया होगा तभी उसको ये पावर दी होगी ना, वरना तो नहीं दी होगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन द नेम ऑफ डोनाल्ड। असल में तो ये डोनाल्ड के नाम का ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बस ये तो खुद एजेंट है ना, नाम तो डोनाल्ड का ही यूज हो रहा है। और these contracts are for transfer of ownership of property owned by that enterprise. Donald has our SCP. पता नहीं रेसिपी की क्या स्पेलिंग होती है, पता नहीं, देख लीजिएगा। तो डोनाल्ड हैज अ रेसिपी, डोनाल्ड के पास एक रेसिपी है, एंड इज, बोले 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 बोले, ट्रांसफर टू पाकिस्तानीज। सब बात जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। डोनाल्ड के पास एक रेसिपी है कोई खाना बनाने की। अब वो शेख रशीद ने कहा ये रेसिपी लाहौर में एक बंदे को चाहिए, उसने कहा चलो दे दो। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा ये यही इसी तरह का होटल है कराची में खुलने जा रहा है, वो वाले कह रहे हैं हमें भी चाहिए, उसने कहा दे दो। तो 2-4 बंदों को देना पाकिस्तान में ताकि मेरी चीज की डिमांड रहे। तो अब एजेंट क्या कर रहा है? ही इज हेल्पिंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज बेसिकली ओन्ड बाय डोनाल्ड। वो है तो डोनाल्ड की, लेकिन ये उसकी रेसिपी एक सफे के ऊपर लिख के लोगों में दे रहा है, और डोनाल्ड इज प्रिंसिपल हियर एंड द शेख रशीद एजेंट। सो आई हैव गिवन एन एग्जांपल, डोनाल्ड हैज अ रेसिपी एंड इज ट्रांसफर्ड टू पाकिस्तानीज, और ये पाकिस्तानीज को ट्रांसफर कर रहा है। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? हमारा एजेंट। प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज बाय दैट प्रिंसिपल। मिसाल के तौर पे कोई ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज डोनाल्ड को देने लग जाए। मिसाल के तौर पे आपने अपने कंप्यूटर को कैसे चलाना है, फलां कैसे करना है, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है,
तो वो बाहर से ही बैठ के ऑनलाइन सर्विसेज देने लग जाए। वैसे ऑनलाइन सर्विसेज ऊपर भी कवर हो रही थी, कल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने पढ़ा था वर्चुअल बिजनेस प्रेजेंस इन पाकिस्तान, लेकिन उसमें आप किसी एजेंट को नहीं रखते, इसमें आप बीच में किसको रख रहे हैं, एजेंट को रख के फिर आप काम कर रहे हैं। बेसिकली ये फर्क है इस पॉइंट और पिछले पॉइंट्स में। ओके, लेट्स कंक्लूड। शेख रशीदन नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब याद करें इसको। शेख रशीद एक्टिंग इन पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ डोनाल्ड। इफ शेख रशीद के पास अथॉरिटी है टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ डोनाल्ड, if Sheikh Rashid plays the principal role and finalizes the contracts himself without changes made by Donald, अब डोनाल्ड चेंजेस नहीं करता उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन द नेम ऑफ डोनाल्ड, और ये कॉन्ट्रैक्ट डोनाल्ड के नाम के ही है क्योंकि असल प्रिंसिपल वही है, और फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ओन बाय डोनाल्ड, वो मैंने आपको मिसाल दे दी, और फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज बाय डोनाल्ड, ऑब्वियसली थ्रू एजेंट। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि भाई ये स्टूडेंट अटेंटिव क्यों नहीं। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि भाई शेख रशीद तुम जरा दिखाओ, तुम्हारे पास अथॉरिटी है सुने डोनाल्ड की तरफ से। वो कहते हैं नहीं, अथॉरिटी तो कोई नहीं, वो तो बस ज़बानी कलामी, एक दफ़ा फ़ोन पे बात हुई थी और मेरा एक दफ़ा यूएसए चक्कर लगा था, मुलाकात हो गई थी, तो बस उसने मेरे पे एतमाद कर लिया, तो अब तो हमारी अथॉरिटी वगैरह तो अब कोई नहीं, अथॉरिटी लेटर अगर है भी तो मुझे तो नहीं याद, अब कोई बना हो, शायद पता नहीं बना होगा, क्योंकि ये की हुई अब हमारी कि मैं उसके लिए चीज़ें रखता हूँ और जब वो मुझे कहता है कि ये चीज़ें आप बेच दो तो मैं थोड़े अरसे बाद जब अच्छी प्राइस निकलती है बेचता रहता हूँ। ये तो आदत बन गई हुई है, अब अथॉरिटी क्या मांग रहे हो। तो समटाइम्स इट मे हैपन कि अ पर्सन हैज नो स्पेसिफिक अथॉरिटी बट उसकी आदत बन जाती है कि वो काम कर रहा होता है, तो ऐसी सूरत में भी ये समझा जाएगा कि ये बात तय पा गई है कि डोनाल्ड पाकिस्तान में पक्का एस्टेब्लिश हो गया। तो माय डियर, शेख रशीद हैज, बोले शेख रशीद हैज नो अथॉरिटी, अथॉरिटी लेटर उस बेचारे के पास कोई नहीं है, बट आदत बन गई हुई है, आदत बन गई हुई है, बट हैबिचुअली मेंटेन्स द स्टॉक। अब अब्बू ने आपको कभी नहीं कहा जूते पॉलिश करो, यानी अब्बू की तरफ से कुछ ऑर्डर नहीं है, लेकिन आदत बन गई हुई आपकी कि आप कर रहे हैं। तो सिमिलरली रशीद हैज नो अथॉरिटी बट आदतन मेंटेन स्टॉक मेंटेन करता है फॉर रेगुलर डिलीवरीज ऑन बिहाफ ऑफ डोनाल्ड, और डोनाल्ड के बिहाफ पे लोगों को चीजें बेचता रहता है। अब मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, तसल्ली से दोबारा पढ़ लें, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लें। ये प्रोविजन इसलिए रोक के रखी हुई थी क्लास के स्टार्ट के लिए। तसल्ली से देख लें किसके लिए क्या लफ्ज यूज हो रहा है। अच्छा जी, लास्ट टाइम माय डियर पढ़ने लगा। शेख रशीद पाकिस्तान में एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ डोनाल्ड। अगर शेख रशीद के पास अथॉरिटी है और वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करता है डोनाल्ड के बिहाफ पे,
या उसने उसको इस काबिल कर दिया कि अब वो खुद प्रिंसिपल बन गया है तकरीबन शेख रशीद, और कॉन्ट्रैक्ट खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर लेता है विदाउट चेंजेस बाय डोनाल्ड। फिर डोनाल्ड उनको चेंज नहीं करता, मटेरियल मॉडिफिकेशन नहीं करता, छोटी मोटी कर देता है, छोटी मोटी कर देता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट डोनाल्ड के नाम के ही हो रहे हैं, या डोनाल्ड की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, या डोनाल्ड सर्विसेज दे रहा है, या फिर डोनाल्ड ने उसको अथॉरिटी तो नहीं दी हुई, लेकिन उसकी आदत बन गई हुई है स्टॉक को मेंटेन करना और उसके बिहाफ पे आगे बेचना। एनी सब्सटैंशियल इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड, जैसे होते हैं सैटेलाइट्स वगैरह, या स्पेलिंग जरा चीजों के खुद ही देख लिया करें। एनी सब्सटैंशियल इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड, जैसे सैटेलाइट वगैरह, और अदर एसेट ऑफ प्रॉपर्टी कैपेबल। ये ना असल में सारा सेक्शन नॉन रेजिडेंट्स के बारे में है कि नॉन रेजिडेंट्स को पाकिस्तान में पक्का एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो एनी सब्सटैंशियल इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड और अदर एसेट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन रेजिडेंट कैपेबल ऑफ एक्टिविटी गिविंग राइजिंग टू इनकम। ठीक है जी। अगर नॉन रेजिडेंट ने घर पाकिस्तान में लेके किराए पे चढ़ा दिया है तो भी समझा जाएगा नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में क्या हो गया है, पक्का एस्टेब्लिश हो गया है। या नॉन रेजिडेंट कोई कैमरा वगैरह लाके जो है वो टीवी मैच कैच कर रहा है और फिर उसको बाहर के मुल्क में ऑन एयर कर रहा है, तो ये भी समझा जाएगा इट इज एन एक्टिविटी गिविंग राइजिंग टू इनकम। एसेट होना शर्त नहीं है, एसेट के साथ अगली शर्त है, एसेट होने से आप नहीं पीई बनेंगे, एसेट के साथ अगली शर्त क्या है, इट इज कैपेबल ऑफ एक्टिविटी गिविंग राइजिंग टू इनकम। तो शायद जब तक नॉन रेजिडेंट ने यहां घर खरीदा हुआ है वो शायद पी ना हो, लेकिन जब वो इनकम कमाने लग जाए उससे पी बन जाए। मुझे दिखा देना, मुझे पूरी बात समझनी पड़ेगी। पॉइंट जी, अच्छा जी, एक अल्फा कंपनी है यूके बेस्ड, ये सेल करती है सेल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। असल में सफ़े की इस साइड पे एक और एग्जांपल मैंने नोट करनी है। सो इट सेल्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। और एक अल्फा एक बीटा है कंपनी, बीटा यूएई बेस्ड, इसकी जो है वो इसका एक वेयर हाउस है यूएई बेस्ड। इट इज एसोसिएट ऑफ अल्फा। ये अल्फा की क्या है, एसोसिएट। आपने पढ़ा था ना इस चैप्टर में, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50 या उससे ऊपर शेयर खरीद ले तो वो आपस में क्या बन जाती हैं, एसोसिएट। इट इज एन एसोसिएट ऑफ अल्फा एंड इट हैज अ वेयर हाउस इन लाहौर। लेकिन ये जो अल्फा है, अल्फा इट हैज नो फिजिकल प्रेजेंस। बोले आगे 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 बता दें मैं क्या लिखवाऊंगा, एक्सलेंट। नो फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। तो पाकिस्तान में इसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। तो हमारा लॉ कहता है कि अल्फा इज अ पी, ये एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। क्यों है ये मैं बता देता हूं। असल में ये करती ये है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अपने एसोसिएट के पास रखवाती है वेयर हाउस में, और फिर लाहौर से आके लोग उससे खरीद लेते हैं। तो कई दफा खुद कारोबार कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, या अपनी एसोसिएट की प्रेमिसेस अपनी एसोसिएट की प्रेमिसेस यूज करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन खुद वहां मौजूद नहीं होते। तो जो लोग इकट्ठे होकर इस तरह के कारोबार कर रहे होते थे उनको हमने पकड़ने की कोशिश की है। तो अल्फा अक्सर कहता था कि आई एम नॉट हैविंग अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान। ना मेरी ब्रांच है पाकिस्तान में, ना मेरा हेड ऑफिस है पाकिस्तान में,
ना मेरा वेयर हाउस है, ना मेरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ना मैं कोई माइनिंग कर रहा हूं, ना मैं कोई ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा हूं, तो मैं कहां से पीई हूं। लेकिन अगर आप किसी और के वेयर हाउस में रखवा के चीजें बेचें फिर भी आप पीई नहीं है, लेकिन अगर आप अपने एसोसिएट के वेयर हाउस में रखवा के चीजें बेचें तो फिर आप बन जाएंगे परमानेंट एस्टैब्लिश्ड। तो असल में ये जो एसोसिएट्स के थ्रू बिजनेस करते हैं लोग, उनको पकड़ा इन्होंने और उनको पीई बनाया। इस सारी बात में मेन लाइन क्या है, ये अल्फा का क्या है, एसोसिएट। हाइब्रिड बॉयज थर्ड रो माय डियर, नोट कर लिया। शुक्रिया यार, बॉल पॉइंट लपड़ने आते। चल यार खोल बैग, तेरी मेहरबानी, अगली वाली जेब खोल। चल चल सीधा पा, हाँ पा लिया, लब। ओह ग्रेट, माशाल्लाह, रेड बॉल पॉइंट, दैट्स द डिवोशन। चलें जी, अब हम समझना शुरू करते हैं। भाई लिखेंगे, हम समझें। फिर भी ठीक है, बस वो उसका वेयर हाउस अगर यूज कर ले तो पी बन जाएंगे। क्लियर? कोई हाँ ना कर दें, अभी तक बकरा ही दिमाग से नहीं उतरा, वापस आ जाए, उतर गया। क्या मैसेज आया था मेरा, मैंने कैसे मैसेज कर दिया था? घर वालों को कुछ फिक्रा क्या है, अब मैं बहुत बड़े काम के लिए जा रहा हूँ अम्मी, अब अगर जिंदगी रही तो अगस्त में मिलेंगे, नहीं तो सितंबर में पेपरों के बाद मिलेंगे, अम्मी मुझे दुआओं में याद रखना। इस तरह कुछ कह के नहीं आए, डायलॉग शायलॉग मार के आना था कुछ, घर के दरवाजे पे मोहल्ले वालों के सामने खड़े होके। कल जो है मगरिब इशा की नमाज के बाहर अपनी मस्जिद के खड़े होकर सारे नमाजियों से मिलना था, अब हम जा रहे हैं। ओके, पॉइंट नंबर जी, a place of a business that is used or maintained by alpha, a place of a business, लाहौर वाला वेयर हाउस, that is used or maintained by alpha। अच्छा, लॉ मेकर एक ब्रॉडर एस्पेक्ट कवर कर रहा होता है चीजों के। फिलहाल इसका यूज का लफ्ज मैं यहां लूंगा, मेंटेन के लिए शायद मैं आपको कभी कोई और मिसाल करा दूं। यहां कौन सा लफ्ज मैं करूंगा, यूज का। यहां तक देखें, बात समझ आ रही है? आ लाहौर वेयर हाउस दैट इज ओन्ड बाय अल्फा, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ओन्ड बाय बीटा, बट दैट इज यूज्ड बाय अल्फा। असल में बीटा तो वेयर हाउस, बीटा तो अपने वेयर हाउस में सैकड़ों चीजें महफूज कर रहा है। तो अल्फा ने कहा यार थोड़ी सी जगह निकालो मेरी चीजों के लिए भी। तो उसने कहा चलो ठीक है यार, तुम भी अपनी चीजें रख लो, मेरा पास तो बहुत बड़ा वेयर हाउस है, मैं तो हजारों लोगों की चीजें वैसे ही रखता हूं इधर। तो अ प्लेस ऑफ अ बिजनेस, कहां प्लेस है? लाहौर में, दैट इज यूज्ड बाय अल्फा। इफ द अल्फा और, बोले बेटा नहीं, और बीटा, if the alpha or beta carries on business at, हमारी मिसाल में अल्फा is carrying on business at that place और बीटा is carrying on business at that place। बेसिकली तो बीटा कैरी ऑन बिजनेस कर रहा है, अल्फा तो उसको सिर्फ यूज कर रहा है। वो अकल छोड़ा है शायद कहीं आप लोग रास्ते में। लाहौर वेयर हाउस दैट इज यूज्ड बाय अल्फा, दैट इज, फिलहाल जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूं उस पर से बस फोकस करें, मेंटेन का लफ्ज ना पढ़ें। दैट इज यूज्ड बाय अल्फा यूज करें इस जगह को, आपको पता है, यूज्ड बाय अल्फा। इफ द अल्फा और बीटा ऑफ अल्फा
associate of, or beta carries on business at that place or at another place in Pakistan को छोड़ें अभी, इस बात को मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूं या छोड़ रहा हूं अभी इसको, and that place and that place constitutes the PE of alpha or beta and that is a PE of beta. क्यों? ये ऑलरेडी वेयर हाउस होने की वजह से बीटा की तो बीटा तो पी ऑलरेडी पाकिस्तान में बन चुका है किसी और पॉइंट के तहत। बीटा पे तो हमें एतराज ही नहीं कि ये पी है या नहीं, बीटा तो पॉइंट ए के तहत जैसे ही पाकिस्तान में वेयर हाउस खोला क्या बन गया? हाँ अच्छा किया आपने हमें दिखा दिया, हमें तो भूल गया था कि अंदर वेयर हाउस लिखा हुआ है। अच्छा किया याद, टाइम भी नहीं मिला था हमें तो रिवाइज करने का। हम तो पता नहीं 4 दिन किताब लेके बैठते थे फिर बैठ जाते थे, फिर लोग कहते थे कंपनी बैठ गई। पॉइंट जी, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट जी का 1 मेरी तरफ से ओवर हो गया, इसको दोबारा पढ़ लें। असल में लाइन को मिसालें डाल के पढ़ेंगे तो समझ आएगी, वरना आप कभी लाइन को मिसालें डाले बगैर पढ़े ना तो देखिएगा कैसे ऊपर से गुजरती है। मिसालें डाले बगैर पढ़ें। A place of a business that is used by a person if the person or an associate of the person carries on business at that place and that place constitute a PE of the person or associate। तो मिसाल के बगैर पढ़ेंगे ना तो इतनी ऊपर से गुजरेगी कि आपको पकड़े भी नहीं जा सकेगी ये मिसाल, इतनी अजीब अंग्रेजी लिखी हुई है। लेकिन मिसाल डाल के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप खिचड़ी खा रहे हैं। A place of a business, लाहौर वाली, that is used by alpha, alpha वहां चीजें स्टोर कर रहे हैं ना। If the alpha या बीटा कैरीज ऑन बिजनेस एट, हमारी मिसाल में शायद कैरी ऑन बिजनेस तो बीटा कर रहा है, यहाँ पे अल्फा उसको यूज कर रहा है। एंड दैट प्लेस, लाहौर वाली प्लेस, कॉन्स्टिट्यूट्स अ पीई ऑफ द पर्सन, या तो ये अल्फा की अपनी पीई है, मेरे ख्याल से हमारी मिसाल में ऐसा तो नहीं है, इट इज अ पीई ऑफ एसोसिएट, क्योंकि ये उसकी अपनी पीई ऑलरेडी बन चुकी हुई है। तो वेयर हाउस जब आप खोलेंगे तो आप पाकिस्तान में पक्के एस्टेब्लिश हो चुके हैं। Done? Okay. Now it was alhamdulillah G. It was G1. Now I want to move towards बोले G2. G2 data is same. Data is same. Alpha is selling. बोले electronic items. It is a UK based company and no बोले no physical presence existence बोले in Pakistan and it is a associate named Beta. It is an associate, बोले आप लोग इस तरह जरा, एसुशी, शीन बोलना है आपने, बोलने ट्राई करें, एसुशी, 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 एसोसिएट। अच्छा माय डियर, अब ये आफ्टर सेल सर्विस दे रही है, आप इसका वेयर हाउस नहीं है, अब इसका वेयर हाउस नहीं है। अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये आफ्टर सेल सर्विस दे रही है पाकिस्तान, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्फा क्या बन गई इधर, पी, अल्फा इज अ पी। एक मिनट नोट करने से पहले, अब क्या आपको लग रहा है कि ये कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशंस, क्या कस्टमर के लिए ये दोनों चीजें एक कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रही हैं? चीजों का आना भी एक चीज है, लेकिन कस्टमर बाद में परेशान रहता था कि आफ्टर सेल सर्विस के लिए मुझे यूके जाना पड़ेगा, यूके चीजें भेजनी पड़ेंगी, ये तो बड़ी परेशानी की बात थी। तो हमने आफ्टर सेल सर्विस के लिए एक ब्रांच इधर खोली हुई है जिसका नाम क्या है, बीटा। अब क्या ये दोनों मिलके एक कोहेसिव सर्विस दे रही है? कोहेसिव सर्विस होती है कि कस्टमर को दोनों चीजों की वजह से एक एड ऑन मिल रहा है, इसकी वजह से प्रोडक्ट मिल रही है और इसकी वजह से प्रोडक्ट में कोई मसला है तो एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है।
यहाँ कोहेसिव सर्विस नहीं है, वेयर हाउस कोई कोहेसिव सर्विस नहीं है कि कस्टमर खुश हो जाएंगे यार ये वेयर हाउस में ये है वो है। वो वेयर हाउस को रोल प्ले नहीं करता, वेयर हाउस तो गोदाम है, वहां चीजें पड़ी हुई है। चीज की फंक्शनैलिटी के अंदर अगर इनहैंसमेंट करके हम दें तो डेट इज कॉल्ड एज कोहेसिव फंक्शन। चीज की फंक्शनैलिटी के अंदर हम कोई रोल प्ले नहीं कर रहे थे, हम तो एक स्टोर रूम दे रहे थे। किसी को स्टोर रूम दे देना कोई कमाल की बात नहीं है। हाँ, कोई आपके पास मैंगो ले आए और दूध ले आए और आप ग्राइंडर से उसको ग्राइंड करके दे दें, दैट इज अ कोहेसिव फंक्शन, दैट इज अ कोहेसिव फंक्शन। लेकिन अगर कोई मैंगो आपके पास आके स्टोर करा दे, दैट इज नॉट, मैंगो की चीज में आपको वैल्यू तो नहीं ऐड कर रहे। तो यहां आप चीज की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग ज्यादा पैसे देने को तैयार होंगे। शायद लोग 1 लाख रुपए की वाली चीज 1,05,000 में खरीदने को तैयार हो जाएं कि सपोर्ट सर्विस हमें पाकिस्तान से मिल जाया करेगी, इस क्वालिटी की चीज तो हमें पाकिस्तान से कहीं नहीं मिल रही। तो दैट इज अ कोहेसिव फंक्शन। तो दूसरी मिसाल बस वही है ऑलमोस्ट, लेकिन ये वाली है, नोट कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव एडेड अ फंक्शन इन आवर प्रोडक्ट कि इधर से आफ्टर सेल आपको पाकिस्तान से ही मिल जाएगी। ऐसी सूरत में ये भी हो सकता है कि वेयर हाउस वगैरह हमारा कोई नहीं है, हम डायरेक्टली चीजें बाहर के मुल्क से ही मंगवाते हैं और आफ्टर सेल यहां से ले लेते हैं। डन जी, यार तो आधे घंटे से ऊपर करा दिया आप लोगों ने, ये डेफिनेशन ही नहीं खत्म हो रही है, तो क्या पढ़ना था आज। चलें जी का 2, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अल्फा, बोले बोले बोले, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय, अब लिखने की जरूरत है, ये समझ आ रहा है, आ रहे ना तो समझ, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अल्फा और बीटा एट द सेम प्लेस, एक ही प्लेस पे बिजनेस कर रहे हैं ये दोनों, और एट मोर देन वन प्लेस, बट दीज कॉन्स्टिट्यूट complementary functions. These are doing complementary functions that are part of a cohesive business operation. Complement, एक दूसरे को complementary operations perform कर रहे हैं, एक दूसरे को help out कर रहे हैं, और ये सारा डील एक cohesive business operation की डील चल रही है। अब मुझे मुनासिब वर्ड और अनदर प्लेस से इसकी कोई एग्जांपल देना तो मैं कल दे दूंगा, फिलहाल इसको कोशिश करें जरा याद करके आए, फिर कोई मसला हुआ तो कल इंशाल्लाह इसका डिस्कस करेंगे। हो सकता है, कोई मसला नहीं, वो भी हो सकता है। चलें जी, अभी स्टूडेंट्स को आने दें एक दफ़ा, फिर हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। एग्रीकल्चर वाला भी है हमारा, डेफिनेशन रहती, और बिजनेस के चैप्टर में स्पेक्यूलेशन बिजनेस की डेफिनेशन रहती है। आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर 16। जी वो तो मुझे पता है, चैप्टर 16। किताब का पार्ट 2 निकालने लगे हैं। अच्छा, 2 हिस्से किए हैं किताब के। एवरी टैक्स पेयर, पेज नंबर 430। Every taxpayer in Pakistan shall maintain in Pakistan prescribed accounts, documents and records. Prescribed means बताए गए, accounts, documents and records. ये भी accounts, documents, records वगैरह हम देखेंगे क्या होते हैं। रिकॉर्ड्स वगैरह वही होते हैं ना, सेल परचेज इनवॉइसेस, बिजली के बिल, रेंट एग्रीमेंट्स वगैरह जो बिजनेस में आपके चलते हैं। तो ये आपने कहाँ मेंटेन रखने हैं, बोले, मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान में। ये तो बात हमने कई दफ़ा पहले भी पढ़ी है। अगर किसी खर्चे की रसीद गुम हो जाए तो आपको वो खर्चा माइनस करने की इजाज़त। अब आप इनकम और प्रॉपर्टी के चैप्टर में कहते हैं मैंने इंश्योरेंस पे की है, टैक्स वाले कहते हैं बताओ इंश्योरेंस का एक बिल।
आप कहते हो इंश्योरेंस का बिल तो गुम हो गया, तो ये खर्चा आपको माइनस करने की इजाजत। द कमिश्नर में डिसअलाउ अ खर्चा इफ द टैक्स पेयर डू नॉट प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन। देख लिए सबने सफे आखिर तक कितने चैप्टर के, अब इधर पढ़ लें। पॉइंट 3, द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शैल बी मेंटेन फॉर 6 years। ये अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स कितने साल तक संभाल के रखने हैं? 6 साल तक। आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर टू विच दे रिलेट, जिस साल से रिलेट करें। तो बताएं माय डियर, 2020 के रिकॉर्ड्स कब तक संभाल के रखने हैं बिजनेसमैन ने? 2026 तक। और 2021 के रिकॉर्ड्स 2027 तक। तो रिकॉर्ड सिर्फ 6 साल तक संभाल के रखने हैं। यानी अब 2027 में खड़े होके अगर टैक्स वाले कहें कि 1988 में बिजली का बिल कितना आया था, हम कहेंगे अब इतनी पुरानी चीजें तो हमारे पास नहीं है। अब्बू जरा अपना पहले वाला आईडी कार्ड की तस्वीर दिखाएं बेटा। द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट, कई दफा तो आपको दादा अबू के अब्बू का नाम तक नहीं पता होता, नहीं पता गया था। द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शेल बी मेंटेन, हाँ जो मर्जी बता दो पता। द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शेल बी मेंटेन फॉर 6 years आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू विच दे रिलेट। कुछ छड़ी पड़ी हुई उधर एक, ये ऊपर सफेद वाले में। इन केस अ प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, प्रोसीडिंग इज पेंडिंग का क्या मतलब है? कोर्ट केस। प्रोसीडिंग इज पेंडिंग का क्या मतलब है? कोर्ट केस। रिकॉर्ड विल बी केप्ट टिल द फाइनल डिसीजन। तो रिकॉर्ड कब तक संभाल के रखेंगे? जब तक के कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक रिकॉर्ड संभाल। तो इन केस ऑफ प्रोसीडिंग इज पेंडिंग का मतलब लिख लें, यानी कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो रिकॉर्ड विल बी केप्ट टिल फाइनल डिसीजन। प्रोसीडिंग क्या होती है? पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। पेंडिंग प्रोसीडिंग इंक्लूड फॉर असेसमेंट। कौन आपको टैक्स वाले बोर्ड, आपकी बीवी का आपको असेस करना है, वो तो जो है आप हैं। अपील कर दी, यानी कोर्ट में केस चला गया। एंड एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। ये पढ़े कभी लफ्ज अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी? क्या मतलब आपके जहन में आ रहा है पढ़ के? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, आप टैक्स पेयर की और कमिश्नर की लड़ाई हो गई तो कोई ना कोई अल्टरनेट रास्ता होगा डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने का। उसके लिए क्या बनाई जाएगी? कमेटी बनाई जाएगी। जब भी कभी पेंडिंग हो गई प्रोसीडिंग्स, कोई केस पेंडिंग हो गया। बहरहाल इन चीजों के ऊपर मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा, एक्सप्लेनेशन ही इनकी दे रहा, क्योंकि हमने जो है वो एडीआरसी एक दिन में पढ़ना है, अपील्स का चैप्टर हमने 4 दिन में पढ़ना है, असेसमेंट्स का चैप्टर हमने जो है वो 4 दिन में पढ़ना है। ये हमारा चैप्टर 15 में असल में सारे अल्फाज इस्तेमाल होने हैं। चैप्टर 15 की हेडिंग है असेसमेंट्स एंड अपील्स। चैप्टर 15 की इस तरह हेडिंग है, असेसमेंट्स एंड अपील्स। तो इसलिए चीजें हमने वहां डिटेल से पढ़नी है। तो द टाइम, अच्छा ये बात खत्म होगी। तो पेंडिंग प्रोसीडिंग टाइम क्या होती है बोलें? प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट्स, अपील्स एंड एनी प्रोसीडिंग बिफोर एडीआरसी। अच्छा, the time limit of 6 years is not applicable. Time limit of 6 years is not applicable. Foreign source income, foreign assets, foreign expenses, etc. So taxpayer will maintain record for, यानी 100 साल पुराना रिकॉर्ड भी मंगवाया जा सकता है आपसे। तो फॉरेन इनकम्स अगर आप कमा रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड आप हमेशा संभाल के रखें, उसमें फिर ये शर्त नहीं है। डिडक्शन क्या होती है? डिडक्शन खर्चा होता है ना। तो रिडक्शंस मींस एनी अमाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट होती है, आपको पता है खर्चे डेबिट होते हैं। एनी अमाउंट डेबिटेड टू मेन्यू ट्रेडिंग अकाउंट, उसे कहते हैं ना सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलता है उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं बेसिकली। ट्रेडिंग मींस चीजें खरीद के बेचना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो हम तो ज्यादा क्लास में ये लफ्ज यूज करते हैं, मेरे ख्याल से ये भी लफ्ज यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी शायद, पता नहीं करते हैं नहीं करते FR1 में। बहरहाल रिडक्शन एक ऐसी चीज है जिसको क्या किया जाता है? डेबिट। क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या है? खर्चा। ये बता दें, द कमिश्नर में रिक्वायर एनी पर्सन टू इंस्टॉल एंड यूज द इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर। कमिश्नर किसी बंदे को कह सकते हैं तुम क्या मेंटेन करो?
इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर एंड इट विल बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ स्टोरिंग। फिर ये रजिस्टर आप यूज करेंगे चीजें स्टोर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, रिगार्डिंग एनी ट्रांजैक्शन डेट इफेक्ट्स द टैक्स लायबिलिटी। तो ये डेटा सारा आप कंप्यूटर पे भी मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये राइज होगा कि आपने कौन कौन से चीजों को संभाल के रखना है, आपने कौन कौन सी चीजों को संभाल के रखना है। तो taxpayers required to maintain proper books of accounts, documents and records to be kept. These are the records to be kept. Every taxpayer deriving income from businessman ने क्या संभाल के रखना है, प्रॉपर्टी वाले ने नहीं, कैपिटल गेन वाले ने नहीं, अदर सोर्स वाले ने नहीं, बिजनेस वाले ने। जनरल रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू ऑल टैक्सपेयर्स डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये बिजनेस वालों के लिए। बिजनेस वाले क्या संभाल के रखें, पैसे जो आ रहे हैं उसका रिकॉर्ड, बिल्कुल आप समझे अकाउंटिंग की क्लास में बैठ गए हैं, पैसे जो आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड और पैसे जो जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड। सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड ऑब्टेन्ड। सेल परचेज ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड संभाल के रखें और सेल ऑफ सर्विसेज का रिकॉर्ड संभाल के रखें, प्रोवाइडेड, जो सर्विसेज आपने दी और जो सर्विसेज आपने ली। इसके बाद एसेट्स का रिकॉर्ड संभाल के रखें। अच्छा, ये तो P&L के आइटम्स है ना, पता है आपको, सेल और परचेज। याद करने के लिए तरीका बता रहा हूं। और ये दोनों बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। और ये समझ लें कैश का अकाउंट है, मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, ये कैश के अकाउंट में आ रही होती है। तो बस फील करें अकाउंटिंग की क्लास में, ऐसे रिलैक्स हो जाए, कुछ भी नहीं है ये चीजें, टेक लगा लो। ऐसे नहीं कोहेसिव बिजनेस ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस एंड he plays the agent role in principle, इस तरह। all assets of the taxpayer, थोड़ा ऐसे भी हो जाए, all assets of the taxpayer and all liabilities of the, चलिए ज्यादा होगी, वापस आ जाए। लेकिन अगर आपकी मंगनी हो चुकी हुई है तो फिर आपने एक और रिकॉर्ड भी संभाल के रखना है, फिर अंगूठी आपके पास आनी चाहिए। आया इन केस ऑफ टैक्सपेयर इज इंगेज्ड। लेकिन अगर आप इंगेज्ड हैं इन असेंबली, चीजें बनाने में, प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में और लाइक एक्टिविटीज, यानी आपकी फैक्ट्री है बेसिकली, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग वगैरह, अगर आपकी फैक्ट्री है तो जितने आइटम्स हैं कॉस्ट के, आप उनको संभाल के रखें। बाकी FR1 में आपको पता है कॉस्ट में क्या क्या आता है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। तो इन सब के रिकॉर्ड संभाल के रखें, कितना मटेरियल है, कितनी लेबर है, क्या है। रेपिटेशन, अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शैल बी मेंटेन्ड 6 years आफ्टर इन केस प्रोसेसिंग। तो चलें जी, कोई बंदा हाथ खड़ा करके बता दे, मैं ज़बानी ज़रा बता देता हूँ इसमें से 3-4 चीज़ें। जी, 1 मिनट, आप हाथ खड़ा कर दिया ना उन्होंने। एक्सेलेंट, आगे बोलें। एसेट्स और लायबिलिटीज, हाँ ठीक है। सेल परचेज वाली चीज़ आपने भूली, और जहाँ बंदा इंगेज हो प्रोडक्शन के अंदर तो उसने मटेरियल, लेबर, अदर इनपुट्स का रिकॉर्ड संभालना है। जल्दी से याद करें जी। नंबर 1 मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, बस ये साथ साथ इधर ही याद कर लें। सेल और परचेज का रिकॉर्ड, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिकॉर्ड, ये सारा हो गया। इसके बाद आगे बहुत आसान चीज़ है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं तो मटेरियल, लेबर एंड अदर इनपुट्स का रिकॉर्ड। और इसके बाद अकाउंट्स को कितने सालों तक संभाल के रखना है। अच्छा, इन लोगों ने ये वाले रिकॉर्ड संभाल के रखने। एवरी टैक्स पेयर, देख लिया अगला सफे पे क्या है। अच्छा, अब मुझे भी फिर आइस ब्रेक कर लेना है। एवरी टैक्स पेयर अदर देन कंपनी, हर टैक्स पेयर जो कंपनी नहीं है और डिराइव कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसमें नंबर 1 यानी 2 का 1, ऐसे लोग जिनकी बिजनेस इनकम 5 लाख से ज्यादा है, लो कर लो कर, अप टू 5 लाख, ये पूरी जिंदगी रोते रहे फिर रोते रहे, तो अप टू 5 लाख, 5 लाख तक है जिनकी इनकम कम, तक 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 जिनकी इनकम 5 लाख तक है। अब अप टू बोलूं तो समझ नहीं आता, तो अप टू तो फिर तक ही बोलना पड़ेगा। बहुत माड़े लाते हैं। टैक्सपेयर्स बिजनेस इनकम अप टू 5 लाख एंड न्यू टैक्सपेयर्स डिराइविंग इनकम फ्रॉम। न्यू टैक्सपेयर्स की इनकम क्यों नहीं पता होगी?
बता दिया करें, ऐसी बात नहीं पूछता मैं कि इतनी मुश्किल हो, क्योंकि उनका पहला साल है ना, तो क्या पता उनकी इनकम कितनी है, तो उनका तो पहला साल है बिजनेस का। तो जिनकी पता है इनकम 5 लाख से कम है उनके लिए भी यही रूल्स हैं, और जिनका नया बिजनेस शुरू हुआ है उनके लिए भी ये रूल्स हैं। अच्छा, ये ना थोड़ी जनरल बातें थी, अब जरा बिजनेस इनकम के अंदर ही हैं हम, लेकिन बातें शुरू होने लगी हैं स्पेसिफिक। शुक्र है थोड़ा थोड़ा कोई एक दो बोल देता है हौसले के लिए मेरे। तो ये कौन सी बातें थी? जनरल। जनरल का उल्टा स्पेसिफिक। तो ये जरा स्पेसिफिकली आप बातें करने लगे। सरेली नहीं, सीरियली, सीरियली नंबर्ड इनवॉइस फॉर ईच सेल। दुकानदार जिस वक्त आप चीज खरीदने जाते हैं उस वक्त क्या बनाता है? बिल। उस बिल के ऊपर अक्सर क्या लिखा होता है? इनवॉइस। उसके ऊपर अक्सर बिल के ऊपर क्या लिखा होता है? इनवॉइस। इनवॉइस बना दी। तो दुकानदार ने क्या संभाल के रखना है? सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड इनवॉइस फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और रिसीट कंटेनिंग द फॉलोइंग। इस इनवॉइस पे क्या लिखा होगा? इस इनवॉइस पे टैक्स पेयर का नाम लिखा होगा, या उसके बिजनेस का नाम लिखा होगा, उसका पता लिखा होगा, उसका नेशनल टैक्स नंबर लिखा होगा, या उसका CNIC लिखा होगा, और उसका सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। और नहीं, उर्दू में क्या बेचा, कितना बेचा, कितने का बेचा, चीजें बेची या सर्विसेज। तो बिल के ऊपर अल्लाह का शुक्र है काफी सारी चीजें तो लिखी होती हैं, लेकिन अगर आप कभी अच्छी दुकानों पे जाएं तो उनके सेल्स टैक्सेशन नंबर वगैरह भी लिखे होते हैं। आमतौर पे छोटी मोटी दुकानें इधर उधर काम कर लेती हैं, लेकिन आमतौर पे सारी चीजें बिल पे लिखी होनी चाहिए। तो बताएं दुकानदार को बिल पे क्या क्या लिखना चाहिए? सीरियली नंबर। बिल सीरियल नंबर होने चाहिए। बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, आज का बिल नंबर 3, बिल नंबर 4, ताकि बिल की तरतीब रहे। ऐसे बिल फाड़ के देते रहेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा बिल है ये। तो सीरियली नंबर्ड इनवॉइसेस फॉर ईच सेल और रिसीट कंटेनिंग द फॉलोइंग। चीजें याद कर लें, बिल पे क्या क्या आएंगी? दुकानदार का नाम, दुकानदार का अपना नाम, टैक्स पेयर्स नेम, सेलर, दुकानदार का अपना नाम या उसके एड्रेस, नेशनल टैक्स नंबर और एंड सेल्स टैक्स, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। और जब हर ट्रांजैक्शन 100 रुपए से ना बढ़े तो 1 और मोर कैश मेमोस पर डे फॉर। अच्छा जी, कैश मेमो और इनवॉइस में क्या फर्क होता है जी? तो इनवॉइस आमतौर पे कस्टमर को दी जाती है और एक कॉपी दुकानदार अपने पास रख लेते हैं, लेकिन कई दफा तो आपने देखा भी होगा वो इनवॉइसेस जो है कई तो आजकल तो कंप्यूटर पे बन रही हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर ही रिकॉर्ड हो जाती है उसकी कॉपी लेकिन कई दफा दुकानदार में आपने कार्बन कॉपी देखी होगी कि बिल बना रहा होता है, नीचे एक कार्बन कॉपी पड़ी होती है, वो कार्बन कॉपी तो काला सा वो नीचे एक उसके लिए फोटोकॉपी खुद ही तैयार हो जाती है। तो वो देसी तरीका फोटोकॉपी मशीन का अल्टरनेट निकाला हुआ है, तो वो फोटोकॉपी मशीन की बजाय देसी नीचे एक कॉपी उनके लिए तैयार हो जाती है। इनवॉइस तो आमतौर पे आपको दे देता है, लेकिन कैश मेमो छोटी दुकानों पे बनता है। ये कैश मेमो आपको नहीं देता, ये कैश मेमो उसके अपने ही एक सफा है। समझ लें कैश मेमो एक कॉपी है जिसके ऊपर दुकानदार जैसे ही आता है, कोई इन जैसा मेरे जैसा बच्चा जाता है, अंकल चीजी दे दें, तो वो चीजी देते हैं 20 रुपए की। अब 20 रुपए की चीजी देके दुकानदार को चाहिए कि उसी वक्त लिख ले कि टॉफी 20 रुपए की 4 महीने बेची। तो इसको कहते हैं कैश मेमो, वेयर ईच ट्रांजेक्शन डज नॉट एक्सीड 100 रुपया। जहां ट्रांजेक्शन 100 रुपए से बढ़ नहीं रही, दूसरी देर में दूसरा बच्चा आ गया, अंकल मेरी भी स्कूल में छुट्टी हो गई है, मुझे चीजा दे दें, तो उसको चीजा दे दिया 30 रुपए का। इस तरह अगर होता रहे आपके साथ तो आप क्या करें जहां आपकी ट्रांजेक्शन 100 रुपए से नहीं बढ़ रही तो हर ट्रांजेक्शन का अलग कैश मेमो बना लो,
या फिर 1 or more कैश मेमोज पर डे फॉर ऑल सच ट्रांजेक्शन, यानी हर 20 रुपए की सेल अलग सफे पे लिख लो कॉपी पे, या फिर 3 4 5 सेल इकट्ठी करके एक सफे पे भी लिख लोगे तो कोई मसला नहीं। इनका 1 कैश मेमो बनाना है या 1 और मोर कैश मेमोज पर डे बना सकते हैं? तो एक कैश मेमो भी पूरे दिन का बन सकता है। कैश मेमो मींस अपनी कॉपी के ऊपर आपने जो है वो लिखना है। तो कैश मेमो आप एक कॉपी के ऊपर लिख लें, एक सफे के ऊपर, या एक से ज्यादा सफों के ऊपर लिख लें, वो कोई मसला नहीं कहता, जैसे मर्जी लिख लो। पर डे एक बना लिया करो फॉर ऑल सच ट्रांजेक्शन। लेकिन पर डे अगर आपने एक नहीं बनाना, पर डे एक नहीं बनाना, तो सुबह से दोपहर तक की सेल के लिए एक बना लो, और दोपहर से शाम तक की सेल के लिए एक बना लो, शाम से रात को जाके सो जाओ। तो इस तरह आप अलग अलग मेमोज भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं। ये तो आपने अपने पास ही रखने हैं कैश मेमो। ये कौन सा आपने बिल है जो कस्टमर को देना है। और उसके बाद ये जरूर याद रखना तुम्हारे पास कितने पैसे आए दिन में, इसका रिकॉर्ड भी कहीं रख लो। दिन में कितनी तुमने सेल की, दिन में कितनी तुमने, दिन बताना पड़ता है। कितनों को पता था, इस वजह से दिन बोल रहा हूं। कितनों का पता चला, कितने को हाथ ही नहीं खड़ा करते। डेली रिकॉर्ड ऑफ डेली रिकॉर्ड ऑफ एंड डेली रिकॉर्ड ऑफ, और अ सिंगल एंट्री इंस्पेक्टर। सिंगल एंट्रीज रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री आपके सिलेबस में तो नहीं है फेयर 1 में। सिंगल एंट्री ये होती थी, पुराने जमाने में पढ़ाई जाती थी। सिंगल एंट्री ये होती थी कि दुकानदार ने सिंगल एंट्री की है, उनसे आप डबल एंट्री रिकॉर्ड्स खुद ही बना लें। उसमें दुकानदार आमतौर पे कैश एंड बैंक का अकाउंट बना लेता था, बाकी चीज़ें उसको समझ नहीं आती थी क्योंकि वो नॉन अकाउंटेंट होता था। फिर हम उससे वर्किंग करके पूरे बिजनेस के अकाउंट्स बनाया करते थे। ये एक टॉपिक होता था फेयर 1 में किसी ज़माने में। तो सिंगल एंट्री अगर उसने की हुई है तो वो भी देख लो आप कि डेली उसके पास कितना पैसा आया है परचेज आएगी। इस सारे का रिकॉर्ड उसके पास आप देख लो। हेड ऑफ एक्सपेंसेस, कौन कौन से खर्चे किए आपने, एंड वाउचर्स ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस। ये क्या होता है वाउचर ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस? वाउचर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास में कभी बताया, कभी बात हुई? क्या है? नहीं, रसीद नहीं होती, सोना नहीं है, रसीद नहीं होती। एक्सेलेंट, इंटरनल डॉक्यूमेंट। जब आप चीज परचेज करते हैं ना, तो परचेज इनवॉइस के साथ, परचेज इनवॉइस पे जरूरी नहीं सारा डेटा लिखा हो, क्योंकि जिससे आप चीजें खरीद के आए हैं वो बंदे का पता नहीं कि वो सारा उसने सही तरह बिल बनाया या नहीं बनाया। तो परचेज इनवॉइस को सामने रख के आप अपने रिकॉर्ड के लिए एक सफा बनाते हैं प्रॉपर। उस सफे का नाम होता है वाउचर। इस वाउचर पे आप सब कुछ लिखते हैं, किससे खरीदा, किस टाइम खरीदा, किस दिन खरीदा, कितने का खरीदा, क्या क्वांटिटी थी, क्या एड्रेस था, सारी चीजें आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेते हैं, ताकि कल कल आपको जब कभी बाइंग करनी हो तो याद आए यार फला बंदे से फला चीज खरीदी थी, तो जरा मुझे याद तो रहे कि कौन सा बंदा था वो। तो ये वाउचर लिख लें। परचेज की इनवॉइस को सामने रख के हम अपने रिकॉर्ड के लिए बनाते हैं। चले मैं लिख लेता हूं, मेरा पेपर है। परचेज की इनवॉइस को सामने रख के हम अपने रिकॉर्ड के लिए बनवाते हैं। भैया हाइब्रिड में सेकंड रो, रात को लेट निकले हो घर से, थोड़ी थोड़ी देर बाद नीनो नीनो कहते हैं आप लोग, पता नहीं क्या कहते हैं आप लोग, थोड़ी थोड़ी देर बाद नीनो आ रही है। बताते रहा करें आप लोग, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें अपने अपने इलाकों में, हमें इंशाल्लाह उसी को करेंगे। परचेज के अब आग सामने रखकर खुद कर लेना, कोई सामने रखकर, परचेज के बिल को सामने रखकर अपने रिकॉर्ड के लिए बनाते हैं। आगे लिख लें, इसको वोचर कहते हैं, क्योंकि आपने वोचर के साथ लाइन डाल के तो ये लिखा नहीं होगा, पता नहीं, इसको वोचर कहते हैं। अच्छा, बाद में घर जाके देख रहे होंगे ये क्या है। ठीक है, हम इतने भी नहीं हैं, लेकिन है सही वैसे। बकरे के पाँव खाए या छोड़ दिए? पाए, पाँव नहीं, पाए। पाए और पाँव में क्या फर्क है? बकरे के फुट भी नहीं छोड़े, फुट भी खा लिया। अच्छा। ओके। अच्छा, अब आपने इस डेटे में और उस डेटे में फर्क देखना है क्या है। मोर और लेस सेम चीजें हैं, समझ आ गई हैं, लेकिन अब ये बिजनेसमैन कौन है? नहीं, मैं एक्सीडिंग का मतलब बताऊंगा।
अब मुझे पता चल गया आप लोगों को नहीं चीजें। एक्सीडिंग का मतलब होता है ज्यादा, यानी 5 लाख से ज्यादा। अप टू का जिनको मतलब नहीं आता उनको एक्सीडिंग का कहां से आता होगा। तो जिन बिजनेसमैन की सेल साल की 5, सेल नहीं, बिजनेस इनकम होता है प्रॉफिट, जो हम न्यूमेरिकल में करते थे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, वर्किंग वन नहीं होता था। तो पता है न्यूमेरिकल कुछ होते थे, कुछ सब वॉश तो नहीं करते, न्यूमेरिकल होते थे, उसमें बिजनेस इनकम होती थी, उसमें वर्किंग वन होती थी, फेस पे जाती थी। याद है मैंने कहा था रिवाइज कर लेंगे छुट्टियों में, आप नहीं मानने थे। टैक्स पेयर्स विद बिजनेस इनकम एक्सीडिंग 5 लाख एंड होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स एंड, अच्छा होलसेलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर होते हैं बड़े स्केल पे चीजें जो बेच रहे हो, और कमीशन एजेंट्स भी एजेंट। लेकिन ये लोग जो है ना, याद रखिएगा, इनकी सेल, इनकी बिजनेस इनकम की लिमिट नहीं है। चाहे इनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, चाहे इनकी इनकम 5 लाख से कम है, इन पे कौन सा सिनेरियो लगना है, ये वाला। ओ, ये नई लाइन है, ये नई लाइन है ना। बाकी तो मुझे मेरा नहीं ख्याल, देख लें कोई लफ्ज और नया मिला हो। हाँ, बाकी सेम है। ये नई लाइन है, सी। इन केस ऑफ अ होलसेलर, distributor, dealer, and where a single transaction exceed the name and address of इनवॉइस पर आपने कस्टमर का नाम भी पूछना है। यानी कि जब दुकानदार बिल बना के दे, अक्सर दुकानों पे देखा होगा वो आपको बिल बना के देते, आपका नाम नहीं पूछता। ये ना फील करें कि लिफ्ट नहीं कराता आपको, आपका नाम नहीं पूछता। लेकिन अगर दुकानदार, इन केस ऑफ अ होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड कमीशन एजेंट, लेकिन अगर दुकानदार होलसेलर है या डीलर है और आप कस्टमर हैं, और वो एक चीज आपको 10,000 से, एक ट्रांजेक्शन जो कर रहा है, सिंगल ट्रांजेक्शन आपसे, वो 10,000 से ऊपर की कर रहा है, तो आपका नाम भी पूछेगा, आपका पता भी पूछेगा, और किस रास्ते से आप घर जाते हैं ये नहीं पूछेगा। रास्ता खुद ही देख लेगा ना गूगल मैप पे, जब एड्रेस पूछ ली तो एड्रेस आपसे पूछेगा, और आपका क्या पूछेगा, नाम। आपके दादे का नाम, दादा अब्बू का नाम नहीं पूछेगा। क्लियर? आपका नाम पूछेगा और आपका पता पूछेगा। अभी तक हमने क्या समझा था, बिल के ऊपर किसका नाम होता है, सेलर का। लेकिन नीचे जाके पता चला बिल के ऊपर अगर सेल की वैल्यू, और सेल करने वाला कौन है, और अगर सेल छोटी मोटी है 100 रुपए के अंदर, तो ये तो एज इट इज ऊपर वाली बात रिपीट हो रही है। अच्छा भाई, आप बिल्कुल ऑल टुगेदर एक नई चीज है, आपने ये नई चीज थी, आपने कैश बुक या बैंक बुक बना के रखनी है, कैश बुक या बैंक बुक। आगे से मोर और लेस यही वाली इंग्लिश जरा उठाने लगे। डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट, सेल, पेमेंट, परचेजेस, डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट, सेल, पेमेंट, परचेजेस एंड एक्सपेंसेस, अ सिंगल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ डेली वही। अच्छा, ये बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्होंने कैश बुक बना के रखनी है। कैश बुक आपने FAR 1 में पढ़ा होगा, कैश बुक एक कैश अकाउंट टाइप चीज होती है जिसमें कैश का आना और जाना शो करें, तो इनके लिए ये एक एक्स्ट्रा चीज है कैश बुक। असल में छोटे बिजनेसमैन ना आमतौर पे कैश का आना जाना रिकॉर्ड नहीं करते थे, वो डेली रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते थे रसीदों का। तो कहते हैं ये तो आप करो, लेकिन साथ मुझे कैश बुक या कैश का टी अकाउंट भी बना के दो, ताकि मुझे पता चले आपके बिजनेस में कैश कैसे आ रहा है और जा रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी तक ये जो स्काई ब्लू में मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं ये नई हैं सिर्फ। और आई कैप में एक अटेम्प्ट में तो ये भी सवाल आया था
कि एक बिजनेसमैन की इनकम 5 लाख से कम है, एक की 5 लाख से ज्यादा है, तो बता दो दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो उनमें फिर ये वाली लाइन बस लिख के आनी थी, ये वाली लाइन लिख के आनी थी और ये वाली लाइन लिख के आनी थी। हुण हाईलाइट करन लगे ने रशीद, पहले उतू ले रहे होंगे ने शैवा। अच्छा, कितना कहते हैं हाईलाइट तो हम कर रहे होते हैं, बाद में घर जाके पढ़े ना पढ़े वो और बात है, हाईलाइट तो कर ही होते हैं। आगे जी, जनरल लेजर हो तो कोई चक्कर नहीं, जनरल लेजर्स तो फिर जनरल लेजर्स टी अकाउंट्स होते हैं ना, टी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपका बिजनेस 5 लाख से बिजनेस इनकम आपकी, तो ये तो बिल्कुल नई चीज है माय डियर। जनरल लेजर और एनुअल समरी ऑफ, अगर जनरल लेजर आपको नहीं बनाने आते तो फिर एक एनुअल समरी बनाए। एनुअल समरी इधर नहीं लिखी हुई थी कोई ना, इधर नहीं लिखी हुई थी। जनरल लेजर बनाए, नहीं बनाने आते तो सालाना समरी बनाए, साल की समरी बनाए कि साल की सेल कितनी है, साल की पेमेंट्स कितनी है। सर पहले भी तो और नहीं भाई, वो साल की नहीं थी, वो तो डेली अलग अलग थी, वो तो डेली थी। ये कौन सी है? एनुअल। और ये तो ये दोनों पॉइंट्स में फर्क है। अच्छा जी, इसके बाद वाउचर्स ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस, वाउचर्स ऑफ परचेजेस एंड एक्सपेंसेस, लेकिन इसमें आगे डिटेल है ना, ऊपर डिटेल नहीं थी, आगे डिटेल है। बताएं आप अगली बात का मतलब। हाँ हाँ, यहाँ वेयर सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज, वेयर सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एक्सीड रुपीज, तो नेम एंड एड्रेस भी आप नोट करें जिससे आपने चीजें खरीदी हैं। Where the taxpayer deals in purchase and sale of goods, जहां टैक्सपेयर चीजें खरीदता और बेचता रहता है, तो फिर क्वार्टरली इन्वेंट्री का स्टॉक बताएं। क्वार्टरली इन्वेंट्री का क्या मतलब है? 3 माह बाद आप अपनी इन्वेंट्री काउंट करें। ओहो, ये तो बड़ा लंबा काम है। फिर अगले 3 माह बाद इन्वेंट्री काउंट करें, फिर अगले 3 माह बाद, ये तो लंबा काम है। फिर उसमें एक सफा सा बनाएं अपने लिए एक सफा सा बनाएं, उसमें 3 चीजें लिखिए। नंबर 1 क्या पड़ा हुआ है? टूथपेस्ट। कितने पड़े हुए हैं? 15। कीमत कितनी है? 5 रुपए वाला है। तो ये 3 कॉलम बना के एक सफा सा बना लें, ताकि कोई आपके आके हर 3 महीने के एंड पे पूछ सके कि आपके पास क्या पड़ा हुआ था तीसरे महीने के एंड। तो पहली आप समरी सितंबर में बना लें, दूसरी दिसंबर में बना लें, तीसरी मार्च में बना लें, और आखिरी 30 जून ईयर एंड आएगा, आखिरी उस पर बना लें। तो ये तो पूरे को मुझे हाईलाइट करना चाहिए। तो ये चीजें भाई नहीं है, बस अगर किसी ने हाईलाइट नहीं किया तो ये चीजें नहीं है। इधर अब आपने फर्क देखना है। अम्मी मैं वापस आ रहा हूं, अम्मी मुझे प्राइज आ रहे हैं, प्राइज आ रहे हैं, प्राइज आ रहे हैं, अम्मी ये क्या कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ। अच्छा जी, आप लोग छोड़ें, आप लोग आगे हैं, आराम से सीए करें अपना। प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, 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 लॉयर, बोले लायर नहीं, लॉयर, हम तुम, हम तुम, तुम तुम, तुम तुम, तुम तुम। जी, कितने लोग आपके दोस्त डॉक्टर बनने वाले हैं? 3। कितने लॉयर बनने वाले हैं? 2। कितने अकाउंटेंट ऑडिटर बनने वाले हैं? ये सारे बैठे हुए हैं इधर। कितने आर्किटेक्ट? 1। इंजीनियर? ये तो भरमार लगी होगी। अच्छा, सीरियली
सीरियली नंबर्ड। तो फिर बड़े होकर अस्पताल खोल लीजिएगा, 2-3 इधर से पकड़िएगा, ठीक है, अकाउंटेंट ऑडिटर खुद बन जाइएगा, एक कोई ये वाला पकड़ लीजिएगा और अस्पताल इससे बनवा लीजिएगा और इससे मशीनें चलवा लीजिएगा, बड़े होकर अस्पताल बना लें जी। आगे चलें, ये मुफ्त में मशवरा। सीरियली नंबर्ड, अभी से व्हाट्सएप ग्रुप बना लें आज जाके इन दोस्तों का, फ्यूचर प्लान। सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड पेशेंट स्लिप। तो सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड कैश मेमो या पेशेंट स्लिप? कैश मेमो या पेशेंट स्लिप? सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड पेशेंट स्लिप। अच्छा, ये जो पहली वाली लाइन होती है ना, ये जो पहला वाला बुलेट है, ये सारा सेल को डील करता है, परचेज को डील नहीं कर रहा होता, ये सेल को डील। अच्छा, क्या बता दिया, हमें तो पिछले दोनों में भी नहीं पता था। अच्छा, सेल, सीरियल नंबर, डेटेड एंड डेटेड पेशेंट स्लिप, इनवॉइस या रसीद फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और सीट कंटेनिंग द फॉलोइंग। मेरे ख्याल से मोर और लेस अंग्रेजी वही है, लेकिन उधर कैश मेमो की जगह इधर क्या लफ्ज यूज हो गया? पेशेंट। अक्का खोल के क्लास लेनी, जिनको समझ नहीं आया उनके लिए बात नहीं हो रही। बाकी टैक्स पेयर्स नेम, टैक्स पेयर्स नेम कौन है? टैक्स पेयर्स नेम सेलर, सेलर डॉक्टर जो सर्विसेज दे रहा है, और द नेम ऑफ हिज बिजनेस हलाकू खान, और प्रोफेशन। एड्रेस, अपना एड्रेस बताएं क्योंकि मरीज ने दोबारा भी आना होगा। नेशनल टैक्स नंबर अपना बताएं, CNIC नंबर डॉक्टर साहब अपना बताएं, एंड सेल्स टैक्सेशन नंबर अगर आपका है कोई। डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, बोले क्वांटिटी एंड वैल्यू। डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ दवाइयां सप्लाइड, और डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट, डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट, डिटेल्स ऑफ केस, केस तो लॉयर्स के पास आते होंगे ना फिर। डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट, डिटेल्स ऑफ केस एंड सर्विसेज। कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स ना देने लग जाना कि ये जो केस हुआ था इसमें क्या मसला था और बिल के ऊपर लिख रहे हो, तो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स रहने दें अगर कोई ऐसी है। और कितने पैसे लिए आपने, एन अमाउंट चार्ज्ड बाय डॉक्टर, डॉक्टर ने कितने पैसे लिए। अच्छा, नाम और पता पेशेंट का पूछें। पेशेंट तो डॉक्टर के लिए होंगे, लेकिन इंजीनियर्स के लिए और लॉयर्स के लिए क्लाइंट होते हैं। ये तो क्योंकि इंजीनियर्स तो ये नहीं कहते हमारा पेशेंट आ गया, अकाउंटेंट्स तो ये नहीं कहते पेशेंट आ गया, तो क्लाइंट आ गया। आजकल तो डॉक्टर भी क्लाइंट ही शायद कहते हैं, पेशेंट कहना बुरा लगता है अगले बंदे। मैं तीनों पेशेंट नजर आ रहे हैं आजकल तो लोग। भाई ये जो भी लोग होते हैं इधर उधर बाएं दाएं बाएं, आप उनसे मिलते हैं निकलते हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड है, आप किसी अस्पताल चले गए, उसने कह दिया बाइक इधर लगा दो, लगा दिया करें, वो लड़ने लग जाते हैं। हर जगह जो है ना लुट मचाई हुई है लोगों ने। तो ठीक है, थोड़ा सा कूल डाउन रह के जिंदगी गुजारें। कह रहे हैं वो करते हैं मलंग बन के जिंदगी, कितने लानी यार, नहीं लानी नहीं लाना, चल यार अगले अस्पताल। इस तरह जिंदगी गुजारे मजे में, टेंशन ना लिया करें। छोटी छोटी बात है ना, फिर आगे जाते आगे और ज्यादा टेंशन है। मोटरसाइकिल इधर लगवा दी अम्मी ने, तो इधर इतना टाइम लगवा दिया था, तो खाना लेने गया उसने दाल। रिलैक्स रहें, जिंदगी मलंग बन के जिंदगी गुजारें। However, the condition of recording the address of the patient on the patient slip वाली clause shall not apply to general medical practitioner। ये जो गली गली में डॉक्टर ये जो गली गली में डॉक्टर बैठे होते हैं, जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, स्पेशलिस्ट नहीं होते ये, तो इन्होंने भी स्पेशलाइज नहीं किया होता। कोशिश कर रहे होते हैं, पेपर नहीं पास हो रहा होता है, इनके भी हमारे वाले लाती होते हैं। FCPS सुना होगा डॉक्टरों ने, कर रहे हैं कि 40 साल के हो गए, नहीं हो रहा होता। तो ये जो गली गली में डॉक्टर बैठे होते हैं, जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ये लोग आपसे पता नहीं पूछेंगे, ये सिर्फ आपसे नाम पूछेंगे। ID कार्ड भी नहीं मांगेंगे, चाहे आप दादाबू का लिखवा दें, कोई मसला नहीं।
तो ये आपसे आईडी कार्ड भी नहीं मांगेंगे, ये सिर्फ आपसे क्या पूछेंगे, नाम पूछेंगे, मसला तो पूछेंगे, ये आपसे सिर्फ नाम पूछेंगे। लेकिन अगर आप किसी जगह गए जहां जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, प्रॉपर स्पेशलिस्ट, वो उस पर आपसे पता भी पूछेंगे, बाकी चीजें भी पूछ सकते हैं। तो ये जो एड्रेस है इस क्लॉज में मांगा हुआ है ना, पॉइंट सी, यानी ये क्लॉज ये वाली है। तो इस क्लॉज में एड्रेस की शर्त नहीं है, किन लोगों के लिए, अगर आप जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास गए, नॉर्मल से डॉक्टर के पास गए, फिर खैर है। अच्छा, ये क्या नई चीज आ गई, डेली अपॉइंटमेंट एंड एंगेजमेंट डायरी। अपॉइंटमेंट की डायरी बने जी, अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब बैठे जी, बैठे, मैं उनको आंखें दिखाने आ रहा हूँ जी, आ जाए आप आंखें दिखाने उनको। शर्म नहीं आती है, डॉक्टर को आंखें दिखा रहे हैं जाके। तो ये डेली अपॉइंटमेंट एंड एंगेजमेंट डायरी, ये डायरी किसने बनाई होगी, डॉक्टर के सेक्रेटरी ने बनाई होगी। तो वो डेली अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट डायरी in respect of clients and provided that this clause shall not apply to, लेकिन जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के ये होती वो उधर डायरी डूरी नहीं, आ जाओ दिखाओ बस, चलो लाइन से लगो, चलो कुर्सी से बाहर जाके बैठो, नहीं जगह फुटपाथ पे बैठ जाओ, छेड़ दो। अच्छा, आगे तो वही हो गया, ये वाला किधर है, डेली रिकॉर्ड ऑफ, ये यहां से लेके यहां तक जो था डेली रिकॉर्ड ऑफ, आगे तो वही हो गया सारा, डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट सेल्स पेमेंट, याद भी करने क्या वहां से चपेड़, ये सिर्फ ये वाला याद करना है, आगे तो एड ऑन्स ही हैं। अच्छा जी, कितने रह गए सी साड़ा रिदम ही सारा तो तोड़ छड़िया मुंडे ने, जान दो हम सी। तो ये तो ऐसा कॉपी पेस्ट है उधर से, एंड वाउचर्स ऑफ परचेजेस एंड एक्सपेंसेस। अल्लाहु अकबर, देयर इज बाई मछलियां मैन्युफैक्चरर्स विद सेल एक्सीडिंग 25 लाख, जिनकी सेल साल की 25 लाख से बड़ी मछलियां। आओ, तुम लोगों ने क्या मेंटेन करना है, आ जाके वही खोती बोर्ड थले वही चीजें लिखी हुई हैं, सीरियली नंबर्ड एंड, अब हाईलाइट ना करें, इनवॉइसेस, रसीद फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और कंटेनिंग द फॉलोइंग, अब तो याद सा होता जा रहा है अंजुम। टैक्स पेयर का नाम लिखना होता है, उसके बिजनेस एड्रेस लिखना होता है, नेशनल टैक्स नंबर लिखना होता है, CNIC लिखना होता है, सेल्स टैक्सेशन नंबर लिखना होता है, क्या बेचा, कितना बेचा, कितने का बेचा लिखना होता है, और अगर एक सेल 10,000 से ज्यादा की हो तो फिर बायर का नाम और पता भी पूछना होता है। ये तो वही बातें होगी। कैश बुक एंड बैंक बुक, ओ नवे आयो, that's new, sales day book and sales ledger, purchase day book and purchase ledger। असल में ना यहाँ पे इन चीजों से काम नहीं चलना, डेली रिकॉर्ड ऑफ सेल परचेज, इससे काम नहीं चलना। तो इसके मुकाबले में एक चीज आई है, सेल डे बुक एंड सेल्स का लेजर एंड परचेज डे बुक एंड, इसके मुकाबले में एक प्रॉपर चीज आई है, सेल डे बुक। सुना होगा आपने फिर 1 की क्लास में, सेल डे बुक एक बनती है, और जनरल लेजर आपने बनाने हैं, जनरल लेजर, वाउचर्स ऑफ परचेज एंड, और ऊपर तो वही था, एंड वेयर अ सिंगल ट्रांजैक्शन एक्सीड 10,000 विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पे, ये तो वही वाली बात कॉपी पेस्ट हुई है। स्टॉक रजिस्टर ऑफ स्टॉक, रॉ मटेरियल, जाहिर बात है अब तो मैन्युफैक्चरर है, तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स कितनी है, ये तो बिल्कुल एंटायरली न्यू पूरा। अच्छा, सपोर्टेड बाय गेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड रिकॉर्ड्स। गेट इनवर्ड क्या होता है, कितना सामान आया, और गेट आउटवर्ड क्या होता है, कितना सामान गया। क्वार्टरली इन्वेंट्री ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ स्टॉक, ऑल आइटम्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास स्टॉक के, ऑल आइटम्स कौन कौन से होते हैं, इंक्लूडिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इसके अलावा कौन से होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस के अलावा, रॉ मटेरियल और
फिनिश गुड्स, शोइंग डिस्क्रिप्शन क्या पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है और कितने का पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसमें शायद यही 3 चीजें एक्स्ट्रा थी, ये जो 4 चीजें हैं, बाकी तो मेरे ख्याल से देख लीजिएगा वही वाली हैं सारी। तो ये 4 चीजें एक्स्ट्रा थी, याद कर लें। सेल्स डे बुक एंड सेल्स लेजर, बोले परचेज डे बुक एंड परचेज लेजर और जनरल लेजर। ये आपने लेट के याद करना है आराम से, आज लेट के याद करेंगे जल्दी हो जाएगा, बैठ के करेंगे तो मुश्किल है। बैठ के करेंगे ना तो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेट के आराम से किताब को साथ वाले तकिए पे लगा के और खुद सो जाना। अच्छा, सैलरी वाले ने क्या संभाल के रखना है माय डियर, जल्दी बताएं। सैलरी वाले ने सैलरी का सर्टिफिकेट, ये कौन बना के देगा, ये ना एम्प्लॉयर बना के देगा, ये एम्प्लॉयर बना के देगा। गिवन बाय एम्प्लॉयर, इंडिकेटिंग अमाउंट ऑफ सैलरी। ये नहीं सही नौकरी कर लो, कोई रिकॉर्ड नहीं संभाल के रखने। बिजनेस वाले ने तो नौकरी कर लो, कोई रिकॉर्ड संभाल के नहीं रखने, बस एक सर्टिफिकेट गिवन बाय एम्प्लॉयर। उसमें क्या लिखा होगा कि तनख्वाह कितनी है साल की और उस पर कितना टैक्स कटा। बस 2 चीजें लिखी होंगी, नंबर 1 तनख्वाह लिखी होगी और नंबर 2 नहीं, हाँ नंबर 2 कितना टैक्स कटा। प्रॉपर्टी वाले ने क्या रिकॉर्ड संभाल के रखना है, खुद ही सोचें। प्रॉपर्टी वाला क्या रिकॉर्ड संभाल के रखे, किराए का एग्रीमेंट, वेल डन। और कुछ, किराया आने का रिकॉर्ड, यानी किस तरह पैसे आए, किराया खर्चे करने का रिकॉर्ड, खर्चे तो बहुत ज्यादा थे, वो इंश्योरेंस थी, ग्राउंड रेंट था और इंटरेस्ट ऑन लोन था, बहुत सारे खर्चे थे। तो किस चीज का रिकॉर्ड संभाल के रखे, इफ एग्जीक्यूटेड, अगर हुआ है। अगर जबानी कलामी हो गया तो फिर कैसे संभाल के रखेंगे। टर्मिनेशन एग्रीमेंट का क्या मतलब है, पुराना किराएदार छोड़ के चला गया, नया आया तो कहीं नहीं लिखा हुआ। रिसीट ऑफ अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव, रसीद बनाए, रसीद नहीं होती, रसीद ऑफ अमाउंट, रसीद बनाए कितना किराया आया। एंड एविडेंस ऑफ डिडक्शंस, डिडक्शंस जरा बताना शुरू करें कौन कौन सी थी, याद हो आपको। नंबर 1 इंश्योरेंस, नंबर 2 लोकल रेट, टैक्स, चार्ज और सेस एक ही लफ्ज था, नंबर 3, नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन लोन, नंबर 5 एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्टिंग रेंट, लीगल सर्विसेज एंड बैड डेट। इन सबके कोई एविडेंस संभाल के रखें, सबूत संभाल। इसका नाम क्या है, एविडेंस ऑफ डिडक्शन। कैपिटल गेन वाले ने क्या संभाल के रखना है, कॉस्ट का सबूत और कंसिडरेशन का सबूत, 2 चीजों का सबूत संभाल के रखे। कॉस्ट से मुराद बी होता था, कंसिडरेशन से मुराद ए होता था, ए माइनस बी। तो कॉस्ट का सबूत संभाल के रखे, कितने के खरीदे शेयर, और सेल का सबूत संभाल के रखे। अदर कॉस्ट का सबूत भी, अदर कॉस्ट किसी को याद हो, कमीशन वगैरह आप देते थे शेयर खरीदने पे, ब्रोकरेज जिसे कहते थे। तो तीनों चीजों के रिकॉर्ड संभाल के रखें, कंसिडरेशन का भी रिकॉर्ड संभाल के रखें, कॉस्ट का भी और अदर खर्चों का। अदर सोर्स में तो इनकम्स ही बहुत ज्यादा थी। अगर मैं डिविडेंड कमा रहा हूं तो क्या संभाल के रखूं, डिविडेंड वारंट। अगर रॉयल्टी कमा रहा हूं, अगर मैं इंटरेस्ट इनकम कमा रहा हूं तो क्या क्या संभाल के रखूं, ये जो डिवेंचर है या लोन एग्रीमेंट है उसको संभाल के रखूं। इधर देखें, ये क्या होता है, डेट का रिकॉर्ड संभाल के रखूं और प्रॉफिट ऑन डेट का रिकॉर्ड संभाल के रखूं। इन दोनों में फर्क बताएं। मैंने डेट का एविडेंस भी रखना है और प्रॉफिट ऑन डेट का एविडेंस भी रखना है, इनमें जरा फर्क बता दें। प्रॉफिट यील्डिंग मींस कि इस डेट पे प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रहा है, प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग डेट। तो डेट का रिकॉर्ड भी संभाल के रखने बोले और प्रॉफिट ऑन डेट का रिकॉर्ड भी। और तीसरी चीज कौन सी,
टैक्स डिडक्ट होने का रिकॉर्ड संभाल के रखना है। लाइक मिसाल के तौर पे कौन सी चीजें, सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट संभालने इनमें सारी चीजें मिल जाएंगी, बैंक स्टेटमेंट में आमतौर पे मिल जाती हैं। और ज़कात अगर कटी है, ये 4 चीजें हैं जिनके रिकॉर्ड संभालने हैं। 4 चीजों के नाम बताएं। उधार का सबूत, उधार पर इंटरेस्ट इनकम का सबूत, टैक्स और ज़कात कटी है उसका सबूत। 4 लफ्ज़ याद करें। उधार का सबूत, उधार पे इनकम, उधार पे टैक्स कटा या उधार पे इंटरेस्ट पे ज़कात कटी, उसका रिकॉर्ड आपने संभाल के रखना। कई दफा बैंक वाले आपके पैसे पड़े होते हैं, उधर से ज़कात काट लेते हैं। अच्छा, किसी को याद होगा कि हमने ग्राउंड रेंट कमाया था सब लीज ऑफ लैंड बिल्डिंग से, फिर हमने बिल्डिंग को किराए पे दिया था टुगेदर विद प्लांट एंड, और हमने कब्जा छुड़वाया था किसी से। ये 3 अलग अलग बातें थी, शायद आपको याद आ रहा हो। एक ये सब लीज थी, और एक बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट थी, और वेकेटिंग द। इन तीनों का क्या संभाल के रखना है? कौन सा? लीज एग्रीमेंट, यानी इनको जब आपने किराए पे दिया उसका रिकॉर्ड, और जो किराया टर्मिनेट हुआ एग्रीमेंट। पेंशन, ये पेंशन आपको मिलती थी, आपको याद होगा मैंने कहा था फ्रॉम बैंक्स, क्योंकि असल तो पेंशन का मिलना सैलरी के चैप्टर में जाता है। कई दफा बैंक्स वगैरह किसी लोगों को पेंशन देते हैं, तो इसका आपने क्या संभाल के रखना है? एविडेंस किस चीज का संभाल के रखना है? कितने पैसे मिले। और अगर आप प्राइस बॉन्ड जीत गए हैं तो क्या रिकॉर्ड संभाल के रखें? कितना कमाया, इसका रिकॉर्ड संभाल के रखें, और कितना टैक्स कटा। हमने कहा मसलन क्या मतलब? कहते लाइक सर्टिफिकेट्स, कोई सर्टिफिकेट वगैरह वो जो लोग प्राइस बॉन्ड देते हैं ना, वो एक सर्टिफिकेट बना देते हैं, ये इसका रिकॉर्ड होता है। सर्टिफिकेट आपको बना के दे देंगे, इतना आपका इनाम है, वो सर्टिफिकेट संभाल के रख लें। प्राइस बॉन्ड देने वाले सर्टिफिकेट बना देते हैं। प्रोवाइडिंग यूज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, याद है वो बंदा जो है छत के ऊपर जाके लग गया था, उसको हमने कहा था कि जो है वो ये बंदे के घर से नेचुरल रिसोर्सेज निकल रही हैं, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट करने की इजाजत दी है, तो उसका हुकूमत के साथ कोई ना कोई क्या हुआ होगा, उस एग्रीमेंट को संभाल के रखें। हाँ, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लोन, एडवांस, डिपॉजिट और गिफ्ट, इस प्रोविजन पे तो पूरा एक दिन हमने लगाया था। लोन ले लिया, गिफ्ट ले लिया, कैश में ले लिया, फिर तो इनकम में चला जाएगा। इसलिए आप संभाल के रखें रिकॉर्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्रॉस चेक से या बैंकिंग चैनल से लिया है, ताकि लोग आपको पकड़े ना। क्योंकि अगर आपने क्रॉस चेक और बैंकिंग चैनल से साबित ना किया तो फिर तो लोग आपको पकड़ लेंगे, लोग कहेंगे भाई ये तो गड़बड़ है। और जनरली का मतलब है कि इन सब चीजों को कमाने के लिए अगर कोई खर्चे किए हैं तो उनके भी रिकॉर्ड संभाल के रखें। जनरली एविडेंस ऑफ खर्चे, जो भी खर्चे हैं अदर सोर्स के चैप्टर में, और मुझे याद है अदर सोर्स के चैप्टर में जो खर्चे थे ना वो सेक्शन 40 में दिए हुए थे। सेक्शन 39 में इनकम्स बताई हुई थी, और सेक्शन 40 में क्या दिए हुए थे बताएं? खर्चे। सेक्शन 39 में क्या बताई हुई थी? इनकम्स। यानी कि ईद करने के बाद कुछ लोग इतने बोल्ड स्टेप लेने लगे हैं कि अभी 5 मिनट पड़े हैं और ये बॉल पॉइंट जो है बैग के अंदर डालने लगे थे, और जैसे ही इन्होंने यहाँ पे ऐसे रखी मैंने देखा फौरन इन्होंने निकाल के ऐसे हाइड ऑफ एनीथिंग। उधर बॉयज हाइब्रिड विद द थर्ड रो के अंदर अंगड़ाइयां ली, अंगड़ाइयों को पता नहीं क्या कहते हैं अंग्रेज, योंग। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, briefly explain the provisions of Khalaji ordinance and rules made by Khalaji for Khaluji relating to खालाजी के लिए रूल बनाती हैं आजकल, या खालाजी के लिए रूल बनाते हैं? क्या है आपके इलाके में? खालाजी के लिए रूल बना। ओ, जमाना बड़ा एडवांस्ड हो गया है। अच्छा, briefly explain the provision of income tax ordinance and rules made thereunder relating to requirements of accounts to be maintained by manufacturer having sale exceeding 2.5 million। तो कौन सा होना चाहिए भाई?
ये वाला पॉइंट ना, जी जी भाई 2.5 मिलियन से अगर कम हो ना तो ये असल में क्लास पूरी होने का मैंने वेट करना है, और कल मैंने आपको पूरी डायग्राम बना के समझाने कि किस बंदे के लिए कौन सी प्रोविजन लगेगी और 2.5 से कम होगा तो क्या होगा, ये मैंने कल पूरी डायग्राम बतानी है। फिलहाल आपको भी चीजें याद करने के लिए दे रहे हैं, किस पे क्या लगना है ये पूरी बहस है, ये कल समरी करानी है, ये भी नहीं करनी। अच्छा चलें जी, कौन सा पॉइंट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का ये देखें, रिक्वायरमेंट्स बताएं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने मेंटेन करनी है जिस बंदे की बिजनेस इनकम अप टू 5 लाख है। तो अप टू 5 लाख वाले ने क्या करनी है, ये वाला ना। जाहिर बात है अगर आप लोगों को पास पेपर ना दिखाए जाते तो आप लोगों ने आज की क्लास करना था, हाँ मुझे तो आता ही होगा, आप जाके कम से कम याद तो कर लेंगे ना। तो ये वाला है ना, जवाब दे के आने, जवाब ही दे आने। Under the provisions of Income Tax Rules 2002, list the records to be kept by a taxpayer for salary, property and capital gain. List the records to be kept. बताएं जी, सैलरी वाले ने क्या रखने हैं, किसी को याद हो? सैलरी सर्टिफिकेट एक बोला था। प्रॉपर्टी वाले ने क्या रखने हैं? रेंट टेनेंसी एग्रीमेंट, टेनेंसी टर्मिनेशन एग्रीमेंट, एविडेंस ऑफ डिडक्शंस। और कैपिटल गेन वाले ने, वो तो आसान था, कॉस्ट का एविडेंस, कंसिडरेशन का एविडेंस और अदर एक्सपेंसेस जो हुए हैं जैसे कमीशन वगैरह, तो उसका एविडेंस। अच्छा जी, अब सवाल आया काम का, क्वेश्चन नंबर 6। अंडर द प्रोविजंस ऑफ हालाजी का ऑर्डिनेंस मेड बाय हालूजी एंड रूल्स मेड देयर अंडर, लिस्ट द एडिशनल रिकॉर्ड्स, लिस्ट द एडिशनल रिकॉर्ड। हाथ ऐसे करें, एडिशनल रिकॉर्ड्स, एडिशनल रिकॉर्ड, बस यही करते हैं आप लोग, बाकी इधर आए। विच आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय अ सोल प्रोप्राइटर, सोल अकेला बंदा जो बिजनेस करे, जिसकी बिजनेस इनकम एक्सीड करिए 5 लाख से, एज कंपेयर टू अ बिजनेसमैन जिसकी इनकम 5 लाख तक है। अब बता दें एडिशनल किसने रखने हैं, ये पहले जरा सोच के बता दें, फिर आगे चलते हैं। देखें ना, जिसका बिजनेस ज्यादा बेहतर होगा, 5 लाख से ज्यादा जिसकी इनकम है, उसने ज्यादा रिकॉर्ड रखने होंगे ना। तो बताएं इसने इससे क्या ज्यादा रखने हैं, 2 नंबर का सवाल है। जो 48 से 50 की तरफ नंबर जाते हैं ना, ये वो वाले 2 नंबर का सवाल है। नहीं सर, ये 98 से 100 वाला है, इसलिए खैर है, कोई टेंशन ना लें। 98 तो हम पहले ले चुके होंगे, इस 2 नंबर को तो हम वैसे ही छोड़ के आ जाएंगे। जी बोलें जी, कौन कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये तो इसी सफे के ऊपर लिखे हुए थे, एक ही सफे के ऊपर, ये स्काई ब्लू वाली सारी चीजें लिख के आनी, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। उधर तो घूर रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलें जी। टाइम क्या क्या, और कुछ, और किसी ने कुछ बताना है मुझे बता दें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 निकालें। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो आपकी टाइम में आने हैं, सितंबर 2025, कल आराम से कर लेंगे। चलो जाएं जी, साथ वाले को लेके आज। उसके लिए कोई लाए हैं कलेजी शलेजी, कुछ बकरा ही ले आए हैं, उसको तो ज़िबा करना था भाई, तो जिंदा पकड़ ले आए हैं। चलें जी, सारे खड़े हो जाएं, अब ईद मिलना शुरू करते हैं। चलो जी, बंद कर दो यार रिकॉर्डिंग।